और उसके बाद फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी बाइलरी सिरोसिस की। तो देखिए सेकेंडरी बाइलरी सिरोसिस क्या होती है कि एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पे देखिए इंट्रा हिपैटिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हमको देखने को मिल रहा था। यहाँ पे देखिए लीवर के अंदर यानी लीवर के अंदर जो ये लोब्यूलर डक्ट है, यहाँ पे हमको ब्लॉकेज और ऑटोइम्यून रिएक्शन देखने को मिलता है, इस वजह से इसको हम प्राइमरी बोले थे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हमको देखने को मिलेगा, और इस वजह से देखिए मान लो हमारे ये है, तो यहाँ पे जब हमको यहाँ पे बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिला कहीं भी एक्स्ट्रा हिपैटिक, तो यहाँ पे जो होगा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ें बताएगा कि एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, तो जब बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा कि इंक्रीज प्रेशर इन इंट्रा हिपैटिक डक्ट। तो जो डक्ट इसके अंदर है इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इंट्रा हिपैटिक डक्ट में प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंजरी या फाइब्रोसिस एंड बाइल स्टेटिस। तो इंजरी होगी या फाइब्रोसिस हो जाएगी और बाइल स्टेसिस हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए इसको हम बोले सेकेंडरी बाइलरी सिरोसिस। तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी बाइलरी सिरोसिस, या इसी को हम सेकेंडरी बाइलरी कोलेंजाइटिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नाम से नहीं कंफ्यूज होना है। तो देखिए दोनों में हम सेम टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्राइमरी होता है क्योंकि ये इंट्रा हिपैटिक होता है, और ये सेकेंडरी होता है क्योंकि ये एक्स्ट्रा हिपैटिक होता है, इसका जो वो होता है। और ये बाद में सेकेंडरी तौर पर जाके सिरोसिस कॉज करता है, और ये लीवर के अंदर ही हुआ, इस वजह से ये शुरू में ही सिरोसिस कॉज करता है, इस वजह से इसको प्राइमरी बोले, और ये सेकेंडरी हुआ। तो ये हम यहाँ पे बता दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, सेकेंडरी बाइलरी सिरोसिस पेशेंट विद नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन। तो यहाँ पे होगा क्या कि कब देखने को मिलता है कि पेशेंट में हमको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन देखने को मिलेगा, जैसे गॉल स्टोन है या बाइलरी स्ट्रक्चर है या पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा है। तो इन सारी कंडीशन में देखिए गॉल स्टोन है तो गॉल स्टोन की कंडीशन में भी जो है ऑब्स्ट्रक्शन हमको देखने को मिलेगा, और बाइलरी स्ट्रक्चर है तो देखिए हम यहाँ पे बता के आए थे कि बाइलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे जब है बायोलिट्री में तो देखने को मिलेगा, जिसको हम बताया प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस। और यहाँ पे देखिए हम बताए भी थे कि सेकेंडरी बाइलरी सिरोसिस का चांस यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे देखिए बताई गई। और पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा, तो पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा होगा तो यहाँ पे पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा इस वजह से यहाँ पे फ्लो रुक जाएगा, और जब फ्लो रुक जाएगा तो यहाँ पे हमको स्टेसिस देखने को मिलेगी, और स्टेसिस के साथ साथ यहाँ पे हमको फाइब्रोसिस और नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। तो इसको हम बोल देंगे सेकेंडरी बाइलरी सिरोसिस। तो ये चीज़ हो गई हमारी। और यहाँ पे देखिए मे बी कॉम्प्लिकेटेड बाय एक्यूट कोलेंजाइटिस। तो ये एक्यूट कोलेंजाइटिस से कॉम्प्लिकेट हो सकता है, यानी यहाँ पे हमको एक्यूट कोलेंजाइटिस भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए सेकेंडरी होता है, मान लो हमको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिला, इसकी वजह से हमको यहाँ पे एक्यूट कोलेंजाइटिस भी देखने को मिल सकता है, यानी एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइलेटरी हमको देखने को मिल सकती है। तो ये इसका कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो इस तरीके से आज हम बात किए बाइलरी ट्रैक्ट डिजीज की। तो देखिए हम पूरी समरी एक बार बता दें कि बाइलरी ट्रैक्ट डिजीज में हम बात किए कि हमको यहाँ पे प्रोराइटिस देखने को मिलेगा, जॉइंटिस देखने को मिलेगा, डार्क यूरिन देखने को मिलेगा, लाइट कलर स्टूल देखने को मिलेगा, और हिपेटोस्प्लेनोमेगाली देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होंगे, और ये क्यों होंगे हम सबका मैकेनिज्म बता दिए। और यहाँ पे देखिए हम सीरम की बात करें तो सीरम में देखिए हमको जब एलएफटी करेंगे तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हाई देखने को मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल हाई देखने को मिलेगा, और एएलपी और जीजीटी ये हाई देखने को मिलेंगे, यानी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये सारे क्यों देखने को मिलेंगे ये भी हम बता दिए। अब देखिए ये तीन जो होते हैं इस पर हम फोकस कर देते हैं, इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है। शुरू में ना मैं भी जब इसको पढ़ा 4-5 बार पढ़ चुका, मुझे समझ में ही नहीं आया था, इस वजह से मैं बहुत कंफ्यूज था। इस वजह से मैं चाहूंगा कि आप ना कंफ्यूज हो। तो प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस जो होता है, यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो प्राइमरी स्क्लेरोजिंग, यहाँ पे स्क्लेरोजिंग से याद कर रखेंगे कि यहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है किसकी, कोलेंजाइटिस, यानी बाइलरी ट्री की इन्फ्लामेशन के साथ साथ यहाँ पे स्क्लेरोसिस हो जाती है, ये होता है। और ये प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस या प्राइमरी बाइलरी कोलेंजाइटिस और सेकेंडरी बाइलरी सिरोसिस या सेकेंडरी बाइलरी कोलेंजाइटिस, हमको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज़ है सब, ठीक है। तो ये है दोनों। और यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलेगा कि देखिए इसमें जो होता है इंट्रा हिपैटिक होता है ये, यानी यहाँ पे जो होगा इंट्रा हिपैटिक हमको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, इस वजह से इसको प्राइमरी बोले, क्योंकि यहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी तो फाइब्रोसिस और सिरोसिस देखने को मिलेगी। और सेकेंडरी में क्या होता है कि हमको जो परेशानी देखने को मिलती है ये एक्स्ट्रा हिपैटिक होती है, आगे कहीं होती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से ये लीवर के अंदर जो बाइल डक्ट है इनमें प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस वगैरह देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से इसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। और कोलेंजाइटिस और सिरोसिस हम क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे इंट्रा हिपैटिक में हमको इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइलरी ट्री भी देखने को मिलेगा, ये जो बाइलरी ट्री यहाँ अंदर इसमें देखने को मिलेगा, और लीवर टिश्यू में हमको सिरोसिस देखने को मिलेगी, ठीक है। इस वजह से हम दोनों नाम बोल सकते हैं, तो हमको कोई परेशानी नहीं है दोनों नाम बोलने में। और ये बताए कि ये देखिए ये जो होती है ऑटो इम्यून डिजीज होती है, मोस्ट कॉमनली ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है, इस वजह से हमको देखने को मिलता है प्राइमरी बाइलरी कोलेंजाइटिस। और जबकि ये जो होती है ये एक्स्ट्रा हिपैटिक कॉज होती है, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी बाइलरी कोलेंजाइटिस। और उसके बाद हम यहाँ पे एपिडेमो की बात किए कि ये देखिए ये प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस जो होता है ये मेल में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस से बहुत ज़्यादा एसोसिएट होता है। जबकि ये प्राइमरी बाइलरी कोलेंजाइटिस या सिरोसिस ये ऑटो इम्यून डिजीज है, इस वजह से ये फीमेल में ज़्यादा कॉमन होगा।
और इसकी हम ट्रीटमेंट की भी बात किए थे कि यहाँ पे हम यूरसोडियोल देते हैं और ये इसके फ्लो को बढ़ा देता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो इस तरीके से हम ट्रीट करते हैं। और बाकी जब स्टेज ज़्यादा हो जाती है तो हमको मालूम है कि अगर इंट्राहिपैटिक हमको बाइल डक्ट में कहीं भी परेशानी देखने को मिल रही है और इससे कंट्रोल नहीं हो रही है तो हमको लिवर ट्रांसप्लांट पे ही जाना पड़ता है, क्योंकि इंट्राहिपैटिक में आप कौन कौन से उसको आप सही करोगे, ठीक है, किसको किसको रिमूव करके बाईपास करोगे। तो इस वजह से इंट्राहिपैटिक अगर हमको कॉज देखने को मिले ना तो हम फौरन चले जाते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट हमारा ऑप्शन बचता है, उसी पे जाना पड़ता है। और अगर हमको एक्स्ट्राहिपैटिक कॉज है तो जैसे गॉल स्टोन है जो भी है तो उसको हम रिमूव करते हैं। सर्जरी का टॉपिक है, इसको यहाँ पे डिस्कस करना इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।